तो बच्चों आज हम बोस की प्रमेय के अनुप्रयोग में अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे। तो इसके लिए हम एक चादर लेते हैं। पहले ये हमारे पास समतल चादर है, इसको हमने आवेश दे दिया है जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो चुका है। तो हमने इसे धनावेश दिया जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित। अब हम बोस की प्रमेय का यूज करने के लिए सबसे पहले बोसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो किसी ऐसी चादर के लिए बोसियन पृष्ठ कैसा खींचते हैं हम, तो उसके लिए बोसियन पृष्ठ होता है एक, इसके अंदर से एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं अंदर से होता हुआ, यहाँ से जिसके अंदर से होता हुआ आ रहा है। तो ये हमने बेलनाकार पृष्ठ खींच लिया है और इसका क्षेत्रफल हमने a मान लिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। और अब कोई भी प्लस आवेश होता है बच्चों, तो उसके कारण जो तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा बाहर की ओर होती है। तो अब इससे ये जो बेलन है इसके अंदर जो आवेश आएगा उस आवेश के कारण जो तीव्रता होगी बाहर की ओर निकलेगी। तो इस पृष्ठ पर जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी इधरली साइड, और फिर इस वाले पृष्ठ पे जब इधरली साइड बाहर की ओर निकलेगी तीव्रता तो इधरली साइड आएगी दिशा। और जब हम बेलन को तीन पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ ये वाला और एक पृष्ठ ये वाला, तो ये दोनों होते हैं हमारे समतल पृष्ठ, और जो बीच में जितना भी भाग बचता है ये सारा वक्र पृष्ठ होता है। तो अब एक तीव्रता वक्र पृष्ठ से निकलेगी, तो ये वक्र पृष्ठ है इतना, ये सारा भाग यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये वक्र पृष्ठ है, ये दो समतल पृष्ठ है। तो जब हम समतल पृष्ठ को इधरली साइड से देखेंगे, इधरली साइड से ऐसे, तो इसकी दिशा भी पृष्ठ की दिशा इधर ही होगी, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल अवयव होगा, क्षेत्रफल सदिश, वो इधरली साइड ही होगा। और इसका जब हम क्षेत्रफल देखेंगे इधरली साइड से ऐसे देखेंगे इधर से, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधरली साइड होगा ई की दिशा में। तो ये दोनों एक ही दिशा में आ गई, तो इनकी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0, और यहाँ पर भी कितनी हो गई 0। ये हम S1 मान लेते हैं और ये हम कितना मान लेते हैं S2 यहाँ पर। और ये बीच में यहाँ पर जो भी वक्र पृष्ठ बचा है पूरा का पूरा, तो इसमें तीव्रता की दिशा तो हम इधर ही मान लेते हैं, और इसकी क्षेत्रफल अवयव हमने कोई यहाँ पर ले लिया है। तो इसकी दिशा हम अगर नीचे से देखेंगे तो नीचे की ओर हो जाएगी, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर की साइड हो जाएगी। तो अब DA में और E में जितने भी वक्र पृष्ठ है सारे कहीं थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी बनेगी 90 डिग्री। तो ये वाला जो फ्लक्स है ये हमारा शून्य आएगा, क्योंकि फाई ई की वैल्यू जब खोलेंगे EDA कोस थीटा तो कोस 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो वक्र पृष्ठ पर कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा हमें, तो वो शून्य आएगा और केवल समतल पृष्ठों से ही फ्लक्स गुजरेगा। तो हमारा ये फ्लक्स, अब पहले हम दो समीकरणों से ही सोल्व करते हैं। हमें सबसे पहले फ्लक्स निकालना होता है पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। सबसे पहले सिर्फ दो समीकरणों का ही खेल है, इसमें हम दो समीकरण बनाएंगे और उन्हें दोनों को बराबर कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब ये फ्लक्स तीन पृष्ठों से गुजर रहा है भाई। ई टोटल आ गया हमारा, कौन कौन से पृष्ठ हैं, एक तो है हमारा S1 पृष्ठ पे हम सूत्र लगाएंगे E डॉट DA। फिर कौन सा पृष्ठ है बच्चों हमारे पास S2 के लिए हम सूत्र लगाएंगे E डॉट DA। फिर हम पृष्ठ S3 के लिए लगाएंगे E डॉट DA। इसे हम S3 मान लेते हैं, S3 इसे अभी छोड़ देते हैं क्योंकि सारे यही वैल्यू आएगी। तो E डॉट DA S1 पर कितना, जब हम इसकी फॉर्मूला खोलेंगे S1 E डॉट DA का फॉर्मूला होता है EDA कोस थीटा। अब कोस थीटा, अब पृष्ठ S1 पर थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस 0 डिग्री। फिर S2 पर भी यही आएगा क्योंकि यहाँ पर भी 0 डिग्री है इनके बीच का कोण, तो ये आ गया कोस 0। फिर S3 पृष्ठ पर ये हो गया हमारा कोस 90, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 90 डिग्री, तो EDA कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो S1 पृष्ठ पर EDA आ गया हमारा आंसर, कोस 0 का मान 1। और S2 पृष्ठ पर भी कितना आ जाएगा ये EDA, क्योंकि कोस 0 का मान कितना आ जाएगा 1। और ऐसे S3 पर कितना हो जाएगा ये 0, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है, तो 0 की गुणा हम इसमें करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो हमारा जो संपूर्ण फ्लक्स है गुजरने वाला ये E हमने बाहर निकाल लिया।
तो E1 समाकलन डी आ चुका है, S1 S2 छोड़ देते हैं यहाँ पर, और ये E बाहर आ गया इसका भी, और डी ए। तो ये कुल मिलाकर डबल हो गया है, ई डी ए और ई डी ए, दो ई डी हो जाएंगे। तो 1 समाकलन डी ए, और ये पूरे का जो पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल मान रखा है वो कितना मान रखा है, ए। तो हम इसकी जगह 1 समाकलन डी ए की जगह क्या रख देंगे, ए। तो फाई ई बराबर किसके आ जाएगा, 2E ए। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। और जैसे ही हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाती है, फिर हम कोस की परमे से समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। तो कोस की परमे से फाई ई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण कौन सी बन गई हमारी, 2। तो अब दोनों को बराबर करना है, तो समीकरण 1 व 2 से, तो 2E किसके बराबर आ गया है हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो E की वैल्यू निकालनी होती है हमें, तो क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आवेश पूरे पृष्ठ पर फैल चुका है। अगर ये एक बिंदु आवेश के रूप में होता तो सिर्फ क्यू में ही हम आंसर छोड़ देते, लेकिन ये आवेश पूरे पृष्ठ पर वितरित हो चुका है, तो इसलिए हम आवेश का पृष्ठ घनत्व लेंगे सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए यहाँ पर हमारा बना हुआ है ये वाला इतना, तो क्यू अपॉन ए की जगह हम क्या रख देंगे, सिग्मा। तो ई बराबर आ गया है हमारा, सिग्मा ऊपर आ गया है, नीचे बचा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू ए अपॉन की वैल्यू हमने रख दी सिग्मा, और नीचे हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी किसी आवेशित चादर के निकट। अब क्या होता है इसमें, एक बहुत अच्छी बात है बच्चों इसमें, कि ये जो तीव्रता होती है चादर के निकट, ये दूरी पर निर्भर नहीं करती। यानी कि अगर आप कोई भी चादर लेते हैं तो उस पर यहाँ पर भी तीव्रता इतनी आएगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इससे और दूरी पर निकालते हैं, ऐसे यहाँ निकालते हैं, तो यहाँ पर भी कितनी आएगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी इस तरह, इधर भी, तो एक दूरी पर निर्भर नहीं करती, तो इसका मान सेम रहता है। यही हमारे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग था, और ये 2 समीकरणों से आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।